सो हे गाइस, स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ और बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुँचा सकते हैं। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। और अगर आपको स्टोरीज पसंद आती है तो वीडियोस के नीचे कमेंट भी ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स के ज़रिए ही पता लगता है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर समीर ने। आइए आगे की स्टोरी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। यह अभी क्या हुआ? यही वो शब्द थे जो कि उस वक्त मेरे दिमाग में आए जब ये चीज़ मेरे साथ हुई और मेरे पूरे शरीर में मानो एक करंट सा दौड़ गया। आपको थोड़ा शुरुआत से बताना चाहूँगा। मैं दरअसल एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और कॉलेज से आने के बाद तुरंत ही मेरा ट्यूशन्स रहता था, तो मैं इसीलिए कॉलेज से ही डायरेक्ट ट्यूशन चला जाता था और मेरे बैच देर शाम तक चलते रहते थे, जिस कारण मुझे घर आते आते कभी कभी अंधेरा भी हो जाता था। उस समय पर सर्दियों का मौसम चल रहा था और अंधेरा जल्दी हो जाता था। मैं अपने कान में अपने ईयरफोन्स लगाकर गाने सुनते हुए आराम से अपने घर जाता था। मेरा ट्यूशन सेंटर मेरे घर से लगभग 2 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। वहाँ से घर के बीच के रास्ते में थोड़ा रास्ता ऐसा भी था जो कि ज़्यादातर टाइम पर सुनसान ही मिलता था, और उस टाइम पर भी मैं वैसे उस रास्ते पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। पर उस एक शाम को जब मैं अपने कान में गाने चलाते हुए आराम से वहाँ से जा रहा था, उस समय मुझे पता नहीं क्यों एकदम से ही ठंड लगने लगी। मतलब ठंड हो रही थी, बट उस पर्टिकुलर एरिया में मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगी। मैंने इस बात को इग्नोर करा और मैं आगे बढ़ता रहा। अब मैं एक बड़ी सी रोड की साइड में आ गया था और मुझे अपने घर जाने के लिए इस रोड को क्रॉस करना था। अब कई बार आपके साथ भी एक चीज़ हुई होगी कि एकदम से आपके सामने से कोई गाड़ी आने लगे और आप एकदम कुछ सोच ही ना पाओ कि आपको कहाँ जाना है, किस तरीके से आप आगे या पीछे हटो और आप उस गाड़ी से बच जाओ, और आप बस उसी जगह पर खड़े रह जाते हो। मैं रोड क्रॉस कर ही रहा था कि उसी बीच मैंने सामने से एक गाड़ी को आते हुए देखा जो कि काफ़ी तेज़ आ रही थी और उसकी हेडलाइट्स मेरी आंखों पर पड़ रही थी। मैं एकदम से ही नर्वस हो गया और मैं न आगे जा पा रहा था और न ही पीछे। मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूं और मैं बस शायद वहाँ पर खड़ा रहा, और जो हुआ वो सुनकर शायद आप मेरी बात पर यकीन भी ना करो। वो गाड़ी सीधा मुझे पास करते हुए निकल गई। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो मेरे अंदर से निकल के चली गई। बिल्कुल ऐसे जैसे काफ़ी तेज़ हवा का झोंका आया हो जो कि एकदम से आया और एकदम से चला गया। इतनी जल्दी ये सब हुआ कि मैं कुछ सोच भी नहीं पाया और ना ही कुछ समझ पाया। मेरी ही तरह वो जो गाड़ी का ड्राइवर था वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि मैं उसका फेस देख पा रहा था। मैं देख पा रहा था कि वो ज़ोर से शायद कुछ चिल्ला रहा है, पर मैं उसकी आवाज़ को नहीं सुन पा रहा था। मेरे कानों में अब भी मेरे ईयरफोन्स लगे हुए थे, मेरे हाथ एकदम ठंडे थे और मैं कांप रहा था। मैं बस इस बात को सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो गाड़ी मेरे को पार करके निकल गई और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं, मेरे बदन पर एक खरोच तक नहीं आई। जैसे ही मैंने अपने आप को संभाला, मैंने अपने कान के ईयरफोन्स निकाले और चुपचाप एकदम शांति से अपने घर जाने लगा। इसके बाद से मैं इस बारे में लगातार सोचता रहा और आज तक बस सोचता ही आ रहा हूँ कि आखिर वो सब था क्या वो मेरा वहम था? मुझे लगता है कि शायद वो किसी तरह की डिवाइन एंटिटी थी जिसने कि मुझे शायद उस दिन बचा लिया, वरना जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी थी अगर उसका असर भी मेरे साथ होता तो शायद मैं ज़िंदा तक ना बचता। पर मैं ज़िंदा हूँ और आपको अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बता रहा हूँ। ये काफ़ी बड़ी बात है। भले आप में से कई लोगों को इस बात पर यकीन ना हो, पर शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इस बारे में मुझे कुछ बता सकें, और आपकी राय जानने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहूँगा। आज की अगली स्टोरी हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर श्रेयांश ने। आइए आगे की स्टोरी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरा नाम श्रेयांश है और ये जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ
ये मेरी मौसी के घर की है। मेरी मौसी पटना में रहती हैं और जिस समय की ये घटना है वो आज से लगभग 5-6 साल पुरानी बात है। अपनी मौसी के घर में मैं हर बार समर वेकेशंस में जाता था और इस बार भी ऐसा ही था। अब मैं आपको उनके घर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी मौसी पटना में रहती हैं और उनका एक काफ़ी बड़ा घर है जो कि 3 फ्लोर्स का है। वो घर लगभग 1970s में मेरी मौसी के ससुर जी द्वारा बनाया गया था। एक बेहद अजीब बात जो कि हमेशा उस घर के बारे में मुझे खटकती रही है वो ये कि उनके घर का जो 2nd फ्लोर है वहाँ पर वो लोग हमेशा ही ताला लगा कर रखते हैं। दरअसल जो ऊपर जाने की स्टेयर्स हैं वो थोड़े आगे की साइड हैं जहाँ से आप डायरेक्टली 3rd फ्लोर और उसके बाद टेरेस पर जा सकते हो। और 2nd फ्लोर के एंट्रेंस की साइड पर वहाँ पर उन्होंने एक लोहे की जाली वाला गेट लगा रखा है जिसमें हमेशा ताला लगा रहता है। मैंने उस ताले के बारे में हमेशा अपनी मौसी से पूछा है, अपनी मौसा जी से पूछा है और हमेशा उन लोगों ने कुछ ना कुछ बात बोलकर मेरी बातों को टाल दिया है। मैंने अपनी फैमिली के और मेंबर्स से भी उस बारे में पूछा बट किसी से भी मुझे कोई खास जवाब नहीं मिला सिवाय इसके कि वहाँ पर कुछ तो हुआ था जिस वजह से उस जगह को बंद कर दिया गया। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, मेरी मौसी और मौसा जी किसी काम से बाहर गए हुए थे और घर में मैं और मेरी 2 दीदी थे और घर में मैं और मेरे अलावा मेरी 2 बहनें थीं जो कि मुझसे उम्र में बड़ी थी। रात हो गई थी और खाना वगैरह खाकर हम सब लोग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी धीरे धीरे बातें भूतों के बारे में शुरू हो गई और हम तीनों ही लोग आपस में अपने साथ हुए पहले के कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बात करने लगे। अब हम लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि बातों के बीच में ही अचानक से रूम की विंडो पर एकदम से ही मानो किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। बट द वियर्ड थिंग वाज रात के 2 बज रहे थे और ऐसे समय पर इस तरह की आवाज़ किसी को भी डरा सकती है। हम तीनों ही इस आवाज़ से सहम गए थे बट स्टिल मैं उठा और मैंने विंडो को खोल के बाहर देखा बट बाहर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। इवन हमारा जो एरिया था वहाँ पर उस टाइम पर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ज़्यादा नहीं थी और आसपास का माहौल काफ़ी ज़्यादा अंधेरा वाला दिख रहा था। बट घर के आसपास जो हमारे घर के बाहर की तरफ ही जो लाइटें थी उन्हीं की रोशनी आ रही थी जिसमें इतना तो मुझे पता चल पा रहा था कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। अब मैं विंडो बंद करके वापस अपनी बहनों के पास आकर बैठ गया और इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाता एकदम से ही एक साथ खिड़की और जो रूम का दरवाज़ा था दोनों पर ही नॉक होने की आवाज़ आई। अब जैसे ही ऐसा हुआ हम तीनों ही बहुत ज़्यादा डर गए थे। यहाँ हमें सबसे ज़्यादा डराने वाली बात यह थी कि हम लोग घर में अकेले थे और एक नॉक तो हमें समझ में आ भी जाता बट एक ही समय पर दोनों तरफ से नॉक की आवाज़ आना काफ़ी ज़्यादा अजीब और पैरानॉर्मल टाइप था। दरअसल उस घर में हमेशा से ही कुछ न कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं होती ही रहती थी बट वो छोटी मोटी होती थी जिन्हें इग्नोर भी करा जा सकता था। बट उस रात की घटना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। हम लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा था कि हम आखिर करें तो करें क्या। अब हमारी हिम्मत रूम से बाहर जाने की भी नहीं कर रही थी और हम तीनों ही बेड पर ही चुपचाप लेट गए और इन आवाज़ों को चुपचाप सुनते रहे। हम नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है और ये आवाज़ इसी तरीके से सुबह के 4 बजे तक आती रही। सुबह 4 बजे के बाद जब ये सारी आवाज़ें रुकी उस वक्त तक हम तीनों ही एकदम एक तरीके से ट्रॉमा में चले गए थे। इसके बाद सुबह मेरी मम्मी, मौसी और मौसा जी जहाँ गए थे वहाँ से वापस आ गए और जब वो लोग वापस आए तो वो ये देखकर हैरान थे कि हम लोग रूम के अंदर ही हैं और जब वो बाहर आकर हमें बोलने लगे कि गेट खोलो, हम उस वक्त भी डर रहे थे कि वो वही हैं या फिर कोई और। डरते डरते हम लोगों ने गेट खोला और उस वक्त उन लोगों ने भी हमारी हालत देखी तो वो भी परेशान हो गए क्योंकि वो भी देख पा रहे थे कि हम तीनों ही बहुत बुरी तरीके से सहमे हुए थे। उन लोगों ने हमसे पूछा कि आखिर क्या हुआ बट हम लोग बता ही नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने डांटते हुए हमसे बार बार पूछा तब हमने उन्हें पूरी बात बताई और इन सब बातों से वो लोग भी टेंशन में आ गए। पूरा दिन इसी तरह निकल गया बट इसके बाद जो घटना हुई वो उस घर में मेरे साथ घटी सबसे बड़ी घटना थी। मैं उस रात अपनी मम्मी के साइड में सोया हुआ था। रात के लगभग 2 बजे के आसपास
मेरी किसी आवाज़ के कारण आँख खुल गई। मैंने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा और सोचने लगा कि आवाज़ कहाँ से आई। इतने में ही वो आवाज़ दोबारा आई और अब मुझे साफ पता चल रहा था कि आवाज़ रूम के दरवाजे पर आ रही है और मानो इस तरह की आवाज़ है जैसे कोई अपने नाखूनों को दरवाज़ों पर खरोच रहा हो। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। इसके बाद उसी दरवाजे की साइड से मानो एक मेल और एक फीमेल वॉइस मिलकर एक भारी सी आवाज़ बनकर कुछ ऐसा बोल रहे थे। सबसे हैरानी वाली बात यहाँ पर यह थी कि इस पूरे टाइम मेरी मम्मी मेरे साइड में ही थी, बट वो आराम से सोई हुई थी और उन्हें इस बारे में पता भी नहीं लग रहा था। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एक फेक स्टोरी है, बट ये एकदम सच्ची घटना है जो कि हमारी फैमिली में हुई है। सुबह जब हम सब लोग एक साथ बैठे हुए थे उस समय पर मैंने ये बात सबको बताई तो मेरी दोनों बहनें, मेरी मम्मी और मेरी मौसी ने भी ये बात कही कि हाँ, ये आवाज़ हम लोगों ने भी सुन रखी है। अब जब सब लोगों ने एक दूसरे को इस बारे में बता दिया तो सबको ये बात पता लग गई कि ये उनका वहम नहीं है, वरना सब यही सोच रहे थे कि ये बस उनके साथ हो रहा है। हम सभी लोग सहमे हुए थे। बाकी घर वालों ने यही बताया कि कई बार उन्हें रात के समय किसी के हंसने की आवाज़ भी आई है और वो हंसने की आवाज़ हमेशा ही सेकंड फ्लोर से आती थी। एक और बात, रात होने के बाद कोई भी ऊपर की साइड नहीं जाता था, सभी लोग नीचे वाले रूम्स में ही रहा करते थे। लगभग एक हफ्ते बाद मैं और मेरी मम्मी वहाँ से वापस अपने घर आ गए। लगभग 6 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरी मौसी और मेरी बहनें भी अब वहाँ से शिफ्ट हो चुकी हैं और अब वो एक दूसरे घर में हैं। उस घर को हमें बेचे हुए लगभग 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उस घर में हमारे साथ हुआ एक एक इंसिडेंट मुझे अच्छे से याद है और डरा देता है। इस घर के हॉन्टेड होने का रीज़न मुझे अपनी मौसी से ही बाद में पता चला। उन्होंने मुझे बताया कि साल 2003 में मेरे जो मौसा जी थे उनकी एक बहन थी जो कि किसी लड़के से प्यार करती थी और ये बात मेरे मौसा जी और उनके घर वालों को पता लग गई थी। उन्होंने मेरे मौसा जी की बहन को ऊपर सेकंड फ्लोर के उसी एरिया में लॉक कर दिया था और उन्हें 3 दिन तक एक ही कमरे में बंद रखा था। उसके बाद जब उन्हें रूम के अंदर से बाहर निकाला गया तब वो उसके बाद से किसी से ही बात करना बंद कर दी थी और एकदम अकेले रहना शुरू कर दी थी। और जल्द ही वो दिन भी आया जब उन्होंने पंखे से फंदा लगाकर फांसी लगा ली। इसके बाद से ही उस घर में वो अजीबोगरीब इंसिडेंट स्टार्ट हो गए, जिस क्रम में उस घर में हमारे घर में लगभग 6 परिवार वालों की अजीबोगरीब तरीके से मौत हो गई थी। दरअसल 2006 में उस घर को लॉक कर दिया गया था और उस समय पर मेरे मौसा जी और उनकी फैमिली यहाँ बोकारो में रहते थे। 2010 में वो लोग वापस से अपने पटना वाले घर में वापस शिफ्ट हुए। 4 साल तक वो घर लॉक था और उस दौरान पड़ोसी भी कहते थे कि उस घर में अजीब सी आवाज़ें आती थी। कई लोग तो ये बोलते थे कि उस घर का वास्तुशास्त्र ठीक नहीं था, इसीलिए वहाँ पर ऐसी मनहूस घटनाएं हुई थी। लेकिन अब कारण जो भी हो, इतना तो तय था कि वहाँ पर मेरे मौसा जी की बहन की आत्मा है जो कि शायद आज भी वहीं पर है। मेरा नाम अभी है और मैं आपको आज अपनी लाइफ की ट्रेजेडी के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं जानता था कि मैं हमेशा से ही एक अच्छा भाई नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं सिद्धार्थ से प्यार नहीं करता था, बट हम लोगों का वो असली प्यार बस बचपन तक ही था। और उसके बाद जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ती गई, हम लोग एक दूसरे से यूँ कहूँ तो काफ़ी हद तक दूर होते चले गए। जब तक मेरी एज 30 के आसपास हुई तब तक हम दोनों ही अलग अलग शहरों में रहने लगे थे और अब हम बस किसी त्यौहार या फिर कोई फैमिली इवेंट में ही मिल पाते थे। उस समय भी अगर 10-15 मिनट हमारी बात हो गई तो हो गई, वरना बस हाय हेलो करके बात ख़त्म। पर भी तो कुछ समय में ये चीज़ें थोड़ी बदल गई थी। अब मेरा भाई मुझे पहले से ज़्यादा कॉल करने लगा था और मेरे लिए थोड़ा सा अजीब था। कुछ हफ्तों के बाद वो मुझसे अपनी लाइफ के बारे में काफ़ी चीज़ें शेयर करने लगा, अपनी लाइफ के बारे में बताने लगा, अपने आगे के प्लान्स बताने लगा और ये बताने लगा कि उसे किस चीज़ की सबसे ज़्यादा फिक्र होती है और वो थी उसकी हेल्थ।
उसने बताया कि उसे हर वक्त बस थकान महसूस होती है। भले ही वो जैसे पहले खाना खाता था वैसे ही खा रहा है, जैसे पहले सोता था उतने ही टाइम सो रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, बट इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं उससे मजाक में ही बोला कि तुम बूढ़े हो रहे हो। इस पर वो हंसा, पर मैं उसकी उस हंसी में भी बता पा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो मैंने उससे कहा कि डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते। उसने कहा कि मैं गया था, उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा डिहाइड्रेटेड हूँ। उन्होंने कुछ नींद की दवाइयाँ भी दी हैं ताकि मैं अच्छे से सो सकूँ, और कहा है कि मैं योगा ट्राई करूँ। उसने ये हर चीज़ ट्राई कर ली थी, बट उसकी हालत सुधरी नहीं। पिछले साल के आखिर तक उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं उससे काफ़ी टाइम तक मिल नहीं पाया था, तो मैंने उससे पूछा कि मैं उसके पास आकर कुछ दिन रहना चाह रहा हूँ। पहले तो उसने इस बात को टालने की कोशिश करी, बट उसके बाद उसने कहा कि मैं आ सकता हूँ। मैंने भी वीकेंड पर अपने ऑफिस से छुट्टी ली और उसके बाद घर के लिए निकल गया, और उसके बाद उसके घर के लिए बेंगलोर निकल पड़ा। और जब वो मुझे एयरपोर्ट पर लेने आया और मैंने उसे देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। वो बस 35 साल का था, पर वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा लग रहा था। उसके बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। उसके शरीर का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा रिवील होने लगा था। मेरे पास उसके 33rd बर्थडे की फ़ोटोज़ थी, और जब मैंने उसमें देखा और उसे अपनी आंखों से फिर से देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था। घर जाते समय जब वो ड्राइव कर रहा था, उस समय मैं उसके हाथ, उसकी बॉडी को देख रहा था, किस कदर वो कमज़ोर हो गया था। मैंने उससे आके पूछ ही लिया कि आखिर क्या है और तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे बताओ। तो उसने बस अपनी गर्दन हिला दी और उसने और कुछ भी नहीं कहा। डॉक्टर्स बस यही बोलते हैं कि मेरी बॉडी डिहाइड्रेटेड है और कुछ भी परेशानी नहीं है, और बस थोड़ा सा वेट लॉस है। उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बट कसम से भाई मैं कह सकता हूँ मैं पिछले 1 साल से जिम भी नहीं गया। उसने ऐसा कहते हुए एक नकली हंसी देने की कोशिश करी, पर मैं बस उसे हैरानी के साथ घूरता रहा। भाई एक्सरसाइज ज़्यादा करने का नतीजा नहीं है, ये कुछ और है, तुम्हें डॉक्टर चेंज करना चाहिए। मैंने कोशिश करी। ऐसा बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आने लगे और उसने कहा 5 डॉक्टर बदल चुका हूँ मैं, पर सब लोग यही बात कहते हैं, बस ये बोलते हैं कि मैं अपनी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ और ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। वो लोग कहते हैं कि मुझे वेकेशंस की ज़रूरत है, मुझे आराम करने की ज़रूरत है, पर मैंने हर चीज़ करके देख ली, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। मैंने उसे घूरते हुए पूछा, तो क्या तुम पानी अब भी नहीं पी रहे हो? डिहाइड्रेशन इतनी ज़्यादा कैसे है? उसने फ़ौरन ही पीछे दिखाते हुए कहा, ये देखो मेरी वाटर बॉटल्स, मैं काफ़ी ज़्यादा पानी पी रहा हूँ, बट फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। तो क्या कुछ ऐसा है जिस कारण तुम्हें लगता है ऐसा हो रहा है? मैंने उससे पूछा। वो शायद कुछ बताने वाला था, पर बोलते बोलते रुक गया और कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो कि सेंस बनाता हो। पर मैंने इस बात को और ज़्यादा बढ़ाया नहीं, पर मैंने वाकई में इस बात को तब पूछा जब मैं वहाँ से वापस जाने वाला था। मैंने जब उससे पूछा, उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी फिक्र करते हो, पर शायद ऐसा कुछ भी नहीं है जिस वजह से तुम्हें परेशान होना चाहिए। ऐसा कहते हुए उसने मुझे बाय कहा और मेरी तरफ देख के अपना हाथ हिलाने लगा। मैं उसका फेस देख रहा था और मुझे पता था कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और बहुत ज़्यादा दुखी है। इतना ज़्यादा कि मैं वापस जाते जाते एकदम से ही मुड़ा और उसकी तरफ आया और उसके पास आकर मैंने उससे पूछा, आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझे नहीं बता रहे? पर काफ़ी समय से हम दोनों काफ़ी ज़्यादा दूर थे, पर मैं फिर भी अपने भाई की फिक्र करता था। मुझे जानना था कि आखिर वो क्यों परेशान है। जितना मैं उससे पूछ सकता था मैंने उससे पूछा। मैं बस उसको सपोर्ट करना चाहता था, बट उसने मुझे उस टाइम पर कुछ भी नहीं बताया। जब मैं वहाँ से वापस आ गया उसके बाद भी हम दोनों की बात लगातार होती रहती थी, हर 3-4 दिन बाद। लेकिन 2 महीने पहले मेरे भाई की डेड बॉडी उसके घर में मिली। हमें बताया गया कि उसको हार्ट अटैक आया था। रिपोर्ट में ये पता लगा कि उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन था और उसका काफ़ी ज़्यादा दम भी घुटा था। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हम सब लोग काफ़ी ज़्यादा शौक में थे और दुख में थे। हमें भी नहीं पता था कि हमारी ज़िंदगी एकदम से यूँ किस तरह का मोड़ ले ली थी। मैंने आपको शायद बताया नहीं कि मेरे भाई ने शादी नहीं करी थी
जबकि मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा एक 5 साल का बेटा भी था। शादी ना करने के पीछे उसके अपने रीजंस थे। अब उसकी डेथ के लगभग 1 हफ्ते के बाद उसके सामान को जब हम उसके घर से शिफ्ट कर रहे थे, उस समय पर उसके सामानों के बीच में ही एक लेटर मिला। उस लेटर पर मेरा नाम था और वो देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। वो लेटर उसने मेरे लिए कुछ हफ्ते पहले ही लिखा था, बट उसने मुझे वो कभी भेजा नहीं। मैंने इस बारे में अपनी मम्मी को भी बताया और उन्हें वो लेटर भी दिखाया, बट उन्होंने कहा कि शायद वो जाने से पहले काफ़ी परेशान था, जिस कारण वो ऐसी चीज़ें लिख रहा था। जब मैं उसकी लेटर को लेकर घर आ गया तो मैं दोबारा पढ़ने लगा, ये सोचकर कि शायद मुझे अभी समझ में आएगा, क्योंकि मैं 2-3 बार उसे ऑलरेडी पढ़ चुका था, बट मुझे समझ में नहीं आ पा रहा था कि आखिर वो क्या कहना चाहता था। अब मैं बताता हूँ कि उसके लेटर में क्या लिखा था। 2 साल पहले मैं एक लड़की को डेट कर रहा था। उस समय पर मैं उसके मम्मी पापा से मिलने के लिए उनके घर गया था। वहाँ से वापस आते समय देर रात हो गई थी और अंधेरा भी काफ़ी हो गया था। मेन हाईवे पर आने का रास्ता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, या आसान शब्दों में मैं कहीं खो गया था। उस समय पर मैंने एक औरत को रोड के साइड पर देखा। देखने से लग रहा था कि शायद वो वहीं कहीं आसपास की रहने वाली थी। मैंने अपनी गाड़ी को उनके साइड में धीरे से जाकर लगा दिया और खिड़की को नीचे करके मैंने उनसे पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि हाईवे की तरफ कौन सा रास्ता आता है? वो औरत थोड़ी अजीब सी लग रही थी। उनकी एज थोड़ी ज़्यादा सी थी और उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहा। उसने मुझसे बोला, क्या मैं गाड़ी में बैठ सकती हूँ? मैं पता नहीं क्यों बस हाँ बोलने ही वाला था कि मैं एकदम से रुक गया और सोचने लगा कि क्या आखिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला। आखिर मुझे एकदम से क्या हो गया था और मैं क्या बोलने वाला था। मैंने उनकी इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करी और दोबारा उनसे पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि हाईवे की तरफ कौन सा रास्ता जाता है? अब उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो और ज़्यादा बड़ी हो गई और उन्होंने मुझसे फिर से बोला, मुझे गाड़ी में आने दो फिर बता दूंगी। उनकी एज भी थोड़ी ज़्यादा सी थी और उनकी इस तरह की बात को सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा और पता नहीं क्यों एक ऐसी फीलिंग मेरे अंदर आने लगी कि कुछ गड़बड़ है। पर कहते हैं ना, अजीब समय में आप अजीब फैसले लेते हो और आपके ऊपर कई बार कुछ चीज़ें हावी हो जाती हैं। और मैंने भी उन्हें मना नहीं करा और कहा कि ठीक है, आप आकर बैठ जाइए। इसके बाद मैंने देखा कि वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए मैंने ही उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया और 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड के लिए मैंने सामने रोड की तरफ देखा और जब वापस मैंने उनकी ओर देखा तो वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। मेरी एकदम से गिग्गी बन गई थी। मैंने आगे पीछे हर तरफ देखा बट उनका कोई भी नामो निशान नहीं था, मानो वो हवा में ही कहीं गायब हो गई थी। मैं गाड़ी से एकदम से उतरा और गाड़ी के चारों ओर मैंने एक चक्कर लगाया और उसके बाद वापस गाड़ी के अंदर बैठ गया। जब मुझे पक्का पता चल गया कि वो वहाँ से गायब हो चुकी थी तो मैं वापस से गाड़ी को स्टार्ट करा और सीधा वहाँ से चला गया। रास्ते में एक जगह पर मुझे हाईवे का साइन दिखा, जिस वजह से मैं हाईवे पर पहुँच गया। इसके बाद उस रात मैं अपने घर आ गया, पर उस रात से मेरे साथ एक बहुत अजीब चीज़ शुरू हो गई। मुझे बुरे सपने आने लगे और बिल्कुल एक जैसे हर रोज। उन सपनों में मैं बस किसी अंधेरी जगह पर भागता रहता। मुझे इतना पता रहता कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, पर मैं किससे बचकर भाग रहा था ये मुझे भी नहीं पता था। जैसे ही भागते भागते मैं थक जाता और रुकने को होता, एक पतली सी आवाज मेरे कानों में एकदम फुसफुसाते हुए बोलती, मैं श्रापित हूँ, मुझे भागते रहना होगा। अगर मैं रुका तो मुझ पर वो श्राप लग जाएगा और मुझे पूरा खा जाएगा। मुझे पता था कि इन सब चीज़ों का भी असर होता है अपना, और इन सब चीज़ों को समझने की मैंने कोशिश भी करी, पर लगभग 2 सालों तक ये सपने लगातार इसी क्रम में आते रहे। मैंने इन सपनों के बारे में डॉक्टर्स को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो कुछ ना कुछ अपने ही तरीके बता देंगे। वो बोल देंगे कि आपके मन का भ्रम है। मेरे साथ अजीब चीज़ें कुछ और भी होती थी
जैसे कि मैं सुबह उठता तो मेरे हाथ पैरों में मिट्टी या फिर कभी कभी घास मेरे बिस्तर पर पड़ी रहती थी। अगर मैं ये बात भी डॉक्टर्स को बताता तो शायद वो कहते कि मैं नींद में चल रहा हूँ, या फिर सबसे ज़्यादा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ ये सब ताकि मुझे अटेंशन मिल जाए। भाई, मैं तुम्हें भी ये बात बताना चाहता था, पर मैं इस बात को लेकर डर रहा था कि कहीं इस समय भी तुम मेरे करीब जो आ रहे थे वो फिर से कहीं दूर ना हो जाओ। मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मैं किसी जाल में जकड़ा जा रहा हूँ और अब वो जकड़ मेरे ऊपर और ज़्यादा मजबूत हो रही है। मुझे पता है कि मेरा अंत आने वाला है और वो बहुत जल्द होगा, पर मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी मेरे पास रहे ताकि उस औरत को उसका नया शिकार मिल जाए। जितना मैं उसके बारे में सोचता हूँ उतना ही डरता जाता हूँ। शायद मुझे लगता है कि वो एक चेतावनी है। शायद इसीलिए तुम सबको बचाने के लिए मैंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैं अब बस ऐसे ही एक्टिंग करता रहूँगा जैसे कुछ भी नहीं बदला है। पर जब ये हो जाएगा, जब मैं चला जाऊँगा और मेरे साथ शायद वो भी चली जाएगी, उसके बाद तुम्हें अगर एक चिट्ठी मिले तो बस मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर देना भाई कि मैं तुम्हें उसके बारे में पहले नहीं बता सका। मैं भी चाहता हूँ कि शायद मेरी सारी बातें गलत हों, शायद मैं ही पागल हूँ और मैं ये सब बकवास लिख रहा हूँ, पर क्या करूँ, मुझे कहीं ना कहीं पता है कि ये सब सच है और मैं इसे झुठला नहीं सकता। तुम्हें उससे सावधान रहना होगा। जब मैंने घर आकर वो लेटर दोबारा पढ़ लिया, उसके बाद रात में सोते समय मुझे भी बुरा सपना आया। मुझे लगा कि शायद मेरे दिमाग में वही सब बातें चल रही हैं जिस कारण मुझे वो सपना आया होगा। पर अब धीरे धीरे चीज़ें मेरे साथ बुरी होने लगी और अब एक एक कर मुझे भी हर रोज़ वही वैसे ही सपने आने लगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। कई रातें ऐसी बीत जाती जब मैं पूरी रात सोता ही नहीं। पिछले कुछ समय से मैं भी एकदम लाश जैसा हो गया था। मेरे शरीर में हर एक हिस्सा दर्द करने लगा था और मैं हर वक्त थका हुआ रहता था। मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने अपनी हालत को समझाने की कोशिश करी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं ये नहीं सोचना चाहता था कि मैं बीमार हूँ। मैं ये सोचना नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर कोई चुड़ैल हावी हो गई है, पर बस मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। कुछ समय से मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, इसलिए मैं अपने डेंटिस्ट के पास गया। ये पिछले हफ्ते की बात है। जब उस रात मैं घर आकर सोया और अगले दिन उठा कि मैंने पाया कि मेरे दोनों दांतों में दोनों साइड बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं वापस दोबारा डेंटिस्ट के पास गया और मैं बस उनसे कुछ ऐसा ठीक करवा देना चाहता था जो कि मेरे दांतों में ख़राब था ही नहीं। वो जो डेंटिस्ट था वो एक एज्ड पर्सन था जिसके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने मेरे दांत और मसूड़ों को अच्छे से देखा और उसके बाद मेरी चेयर को ऊपर उठाते हुए मुझसे उन्होंने कहा कि क्या आपको पता है कि आप शायद सोते समय अपने दांतों को काफ़ी ज़्यादा आपस में खटखटाते हो। मैं थोड़ा हैरान था। मैंने कहा पता नहीं है, शायद ऐसा होता हो बुरे सपनों की वजह से। उन्होंने कहा कि मेरे दांतों का स्ट्रक्चर एक खास पैटर्न में बदला हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया शायद मैं आपको उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट उन्होंने कहा कि आपके साथ कुछ तो ऐसा है जो कि सही नहीं है और शायद इसकी वजह से आपको काफ़ी दिक्कत भी हो सकती है। मैंने उनकी बात को चुपचाप सुना और वापस अपने घर आ गया। अब मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आखिर उनके कहने का मतलब क्या था, या फिर मेरे साथ ये सब जो हो रहा है इसका मतलब क्या है। क्या मैं कभी ठीक हो पाऊँगा? क्या जो मेरे भैया के पीछे पड़ी हुई थी वो अब मुझ पर भी आ चुकी है? क्या जो मेरे भैया के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता है? शायद या शायद नहीं। दो 2019 में मैं एक छोटी सी अफ्रीकन कंट्री में था। यूएस आर्मी के वहाँ पर ज़्यादा सोल्जर्स नहीं हैं, यही कोई 200-300 सोल्जर्स होंगे। हमारे वहाँ पर रहने का मेन एम ये था कि हम वहाँ की लोकल आर्मी को ट्रेन कर सकें।
उस कंट्री में उसी समय पर सिविल वॉर खत्म हुआ था, इसीलिए वहां के हालात काफी ज्यादा अनस्टेबल थे। कंट्री की नॉर्थ साइड पर इस्लामिक संगठन हमला कर रहे थे, जो कि यूएस के लिए एक चिंता का विषय था। और वेस्टर्न बॉर्डर की साइड जहां पर मैं तैनात था, वहां पर कई सारे बागी थे जो कि सरकार और हर एक चीज से नफरत करते थे। हमारा बेस एक छोटे से शहर के बाहरी हिस्से में था। उस शहर में ज्यादा नहीं, यही कोई 2-3 हजार की आबादी होगी। शहर में आए दिन दंगे फसाद होते रहते थे और हमारा काम था उन्हें शांत कराना। इसके अलावा जब सब कुछ सही रहता था, उस समय पर हमारे पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं होता था। हमें कुछ ऑर्डर्स और थे। वो ऑर्डर्स थे कि हमें जंगल की साइड वहां पर ज्यादा नहीं घूमना है। इसके पीछे हमें कोई खास रीजन नहीं बताया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शहर में ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, तो हम लोग अक्सर उन जंगलों में ही बिना किसी को बताए घूमने के लिए चले जाते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं न्यू जर्सी में हूँ, जहां पर बंदर या फिर ऐसे कोई भी जानवर आपको सड़क पर कभी नहीं दिखेगा। वो आपको दिखेंगे सिर्फ जू के अंदर। और जब मैंने वहां पर बंदरों को हर एक पेड़ पर बैठे हुए देखा, उन पर उछल कूद करते हुए देखा, तो मेरे को लगा कि मैं शायद किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। हमें यहाँ पर कई बार चिंपैंजी और गोरिल्ला जैसे जानवर भी दिख जाते थे। वहां पर काफी बड़े आकार के चूहे होते थे, जिनका कई लोग शिकार भी करा करते थे। हमारे बेस से लगभग 2 मील की दूरी पर एक बहुत बड़ी गुफा है, जिसका एक छोर तो वहीं पर था, एक झरने के ठीक पीछे छुपा हुआ, और दूसरा छोर किस जगह था ये हमें भी नहीं पता था। दरअसल उस झरने से जुड़ी मैंने कई सारी बातें सुनी थी। हमें पता लगा था कि सिविल वॉर के दौरान वहां पर कई सारे बच्चे और औरतें छुपे हुए थे उन लोगों से जिनसे उन्हें खतरा था, पर उन लोगों को ढूंढ लिया गया और उनको बागी सिपाहियों द्वारा उसी झरने के पीछे उसी गुफा के अंदर मार दिया गया। लोगों का कहना है कि गुफा के अंदर आज भी उनके खून के निशान हैं। एक और चीज जो लोग बताते हैं वो ये कि वहां पर दीवारों पर कुछ भयानक से दिखने वाले जीवों के चित्र बने हुए हैं, जो कि ना तो इंसान लगते हैं और ना ही जानवर। लोग कहते हैं कि वो शैतान है। मुझे नहीं पता कि वो चित्र वहां पर कैसे आए। क्या वहां पर वो उन बच्चों ने बनाए जो कि वहां पर छुपे हुए थे, या फिर वो उससे भी पहले वहां पर बने हुए थे। पर जब मैंने पहली बार खुद उस चित्र को देखा तो मैं भी काफी हैरान हो गया, क्योंकि उस चित्र में मैं एक ऐसे इंसान को देख पा रहा था जो कि ऊपर से आधा जानवर के शरीर लिए हुआ था, जिसका ऊपर का शरीर किसी भेड़िए या हाइना जैसे जानवर का एक मिला जुला सा रूप लग रहा था। खैर, अब बढ़ते हैं असली वाक्य की ओर। मुझे याद है वो एक संडे का दिन था। मैं अपने साथी डेविड के साथ उसी गुफा की तरफ जा रहा था। आसमान में भले ही बादल छाए हुए थे, पर गर्मी फिर भी काफी ज्यादा लग रही थी। एक बार जब हम गुफा तक पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। हम थोड़ा अंदर गए और वहीं पर इधर उधर देखने लगे और वहीं पर बैठ गए। और उस समय पर लगभग 20 मिनट के बाद हमें गुफा के छोर की तरफ से कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं फौरन खड़ा हो गया और डेविड भी, और तब हमने देखा कि गुफा के साइड से शायद 4 सिपाही गुफा के अंदर आए हैं और उन सबके पास बड़ी बड़ी गन्स थी। सबसे पहले जो ख्याल मेरे दिल में आया कि शायद वो यहाँ की गवर्नमेंट के सोल्जर्स हैं। मेरे मन में एक ख्याल आया कि अब हम अगर पकड़े गए तो हम पर क्या चार्जेस लगाए जाएंगे। पर तब मैंने ध्यान से देखा, उन लोगों ने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी थी। वो दरअसल बागी थे। शायद किसी तरह उन्हें हथियार मिल गए थे। मैंने अपनी गन निकालने का फौरन सोचा, पर मैंने पाया कि शायद मैं अपनी गन को बेस पर ही छोड़ आया था। वो लोग जो कि अभी अभी वहां पर आए थे, उन लोगों ने बिना एक भी शब्द बोले अपनी बंदूकों को हमारे ऊपर तान दिया और उसके बाद एक के बाद एक गोली चला दी। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, पर मुझे ना तो दर्द महसूस हुआ और ना ही मुझे कहीं खून दिख रहा था, पर मुझे सिर्फ चिल्लाने की आवाज आ रही थी। चिल्लाने की, काफी तेज चिल्लाने की, इतनी तेज कि मैंने ऐसी आवाजें पहले कभी ना सुनी हो। मैंने अपने आसपास देखा
तो मैं कुछ आकृतियां देख पा रहा था, कुछ इंसानों की आकृतियां जिनमें कि औरतें और बच्चे शामिल थे। मैं देख पा रहा था कि उनको गोलियां लग रही थी और वो एक के बाद एक वहीं पर मर रहे थे। उनमें कई सारे नवजात बच्चे भी थे जिनका वो लोग कत्ल कर रहे थे। मैंने डेविड को देखा और मुझे पता लग गया था कि वो भी वही सब देख रहा है जो कि मैं देख रहा हूं। और फिर एकदम से ही एक झटके के साथ वो सब कुछ वहां से गायब हो गया। हम दोनों अब कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। हम दोनों समझ गए थे हमने अभी अभी जो देखा। बिना कुछ बोले ही हम दोनों ने एक दूसरे से इशारों में ही कह दिया कि जल्दी यहाँ से वापस चलते हैं। हम गुफा के बाहर की साइड जाने लगे और जैसे ही हम गुफा के छोर पर पहुंचे, हमने देखा वहां पर एक जीव अपने 2 पैरों पर खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जानवर या आदमी जिसके चित्र अंदर गुफा में बने हुए थे। ना तो वो इंसान था और ना ही पूरा जानवर, और वो दिखने में बेहद ही ज्यादा भयानक लग रहा था। एक झटके में वो मेरी आंखों के सामने से डेविड को अपने जबड़े के अंदर दबोच कर ले गया। उसने डेविड के शरीर की चीड़-फाड़ शुरू कर दी। डेविड के चीखने की आवाज उस जगह पर गूंज रही थी और वो उसको खा रहा था। मैंने बस सोच लिया कि मुझे किसी तरह जिंदा बचना है और मैं गुफा के अंदर की साइड भागने लगा। मैं काफी अंदर तक भागता ही रहा, काफी देर तक भागता रहा। काफी दूर तक भागने के बावजूद जब मुझे गुफा का छोर नहीं मिला तो मुझे लगा कि शायद अब वो मुझे ढूंढता हुआ आएगा और अब मैं भी मारा जाऊंगा। पर तभी मुझे दूसरे छोर पर थोड़ी सी रोशनी अंदर आते हुए दिखाई दी और मेरे अंदर जोश भर गया और मैं भागते भागते वहां तक पहुंचा। मैं जंगल के अंदर निकला। धीरे धीरे कांपते हुए मैं अपने बेस पर पहुंच गया। शाम हो गई थी, पर अब तक किसी को भी अंदाजा नहीं था कि डेविड कहाँ गया, और मैं भी किसी को नहीं बताने वाला था, वरना मेरे साथ भी काफी बुरा होता। मैं बस यही सोच रहा था कि किसी ने मुझे डेविड के साथ जाता हुआ ना देखा हो बस। लेकिन जब उन सब लोगों को ये बात पता लगी कि डेविड गायब है, तो एक सर्च टीम ने उसको ढूंढने का काम शुरू करा और कुछ लोकल्स ने भी। थोड़ी ही देर में उसकी लाश गुफा के बाहर पाई गई। जो लोकल्स उसे ढूंढने में लगे हुए थे उनमें एक वहां के फादर जोसेफ भी थे। जब डेविड की लाश मिली तो बिल्कुल भी पहचान करने लायक नहीं थी। बस उसकी बॉडी और उसके आई कार्ड से पता लग पा रहा था कि वो वही है, पर मैं तो उसे पहचान पा रहा था क्योंकि वो मेरे सामने ही मरा था। पूरी जमीन पर उसका मांस, उसके शरीर के अंग शत विक्षत हालत में पड़े हुए थे। फादर जोसेफ वहां पर उसके पास आए और उन्होंने अपने गले में पहने हुए क्रॉस को उसकी छाती पर रखा और उसके बाद उसके ऊपर पवित्र जल छिड़का। और आप शायद यकीन भी नहीं करेंगे, जब उन्होंने उस पवित्र जल को उसके ऊपर छिड़का तब उसके शरीर में से मानो कुछ नीली नीली सी रोशनी सी निकली। इसके बाद फादर जोसेफ ने बोला, जब मैं छोटा था उस शैतान ने, जो कि ना तो इंसान है और ना ही जानवर, बल्कि वो एक शैतान है, उसने गांव में आतंक मचा रखा था। उसने दर्जनों बच्चों को मार के खा लिया। वो डर के ऊपर जीता है और दर्द ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसका मनपसंद शिकार छोटे बच्चे हैं। ये गुफा कई साल पहले भी सिर्फ श्रापित थी और आज भी ये वैसी ही है। कुछ अमेरिकन सिपाही जो कि वहां पर खड़े हुए थे ऐसी बातें सुनकर हंसने लगे, पर ना तो मैं हंसा और ना ही वहां के लोग। इसके बाद फादर ने फिर से कहा, ये एक शैतानी जगह है, अच्छा यही रहेगा कि इस जगह से दूर रहा जाए। इसके बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2 दिन बाद ही उस गुफा के उस छोर को बम धमाके से उड़ाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जब डेविड की मौत की रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा हुआ था कि उसकी मौत कुछ जंगली कुत्तों के हमले के कारण हुई थी, पर मैं ही जानता हूँ जो मैंने देखा था वो। उस दिन के बाद से आज तक वो राक्षस हमेशा मेरे सपनों में आता है। शायद मेरी दिमागी हालत भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। मुझे लगा था एक बार जब मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने एक जगह पर पढ़ा कि अपने बारे में, अपने दुखों को बांटने से आपके दिमाग को शांति मिल सकती है। इसी वजह से मैं अपने साथ हुई इस घटना को आज लिख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ
कि अपने ऊपर से इस बोझ को किसी तरह मैं उतार सकूं। मेरा नाम रवि है और ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे साथ पिछले साल 20 दिसंबर के दिन घटी थी। तारीख मुझे अच्छे से इसलिए भी याद है क्योंकि उस दिन मेरी बहन का बेटा हुआ था। मुझे याद है मैं अपनी जॉब से घर वापस आ रहा था। दरअसल मैं उस दिन काफ़ी लेट हो गया था। बात दरअसल ये थी कि मेरे घर और ऑफिस का जो रास्ता था वो थोड़ा सुनसान एरिया से जाता था। उस एरिया में ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाते थे, पर क्योंकि मैं बचपन से ही वहीं रहा था इसलिए मुझे तो उस जगह पर ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। मतलब जैसे लोगों को डर लगता है इस एरिया में। मैं अपने उस एरिया में दिन या रात किसी भी समय चला जाता था बिना किसी डर के। तो रात के लगभग 12:30 बजे के आसपास मुझे जैसे तैसे करके एक ऑटो वाला मिल ही गया। पहले तो वो उधर जाने के लिए मना कर रहा था, पर जब मैंने उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में अच्छे से बताया तो वो इस बात के लिए मान गए कि वो मुझे मेरे घर से थोड़ी दूरी पर छोड़ देंगे। मैं भी मान गया क्योंकि थोड़ी दूर पैदल चलने में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैं जल्दी से उसके ऑटो में बैठ गया और उसके बाद जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया तब सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ शुरू हुई। जैसे ही मैं ऑटो से बाहर निकला वो जो ऑटो वाला था उसने एकदम से मेरी ओर देखा। इसके बाद उसने बैक सीट पर फिर से देखा। उसने दोबारा मेरी ओर देखा और दोबारा पीछे देखा। उसने ऐसा ही 2 बार और करा। उसको ऐसा करते देख मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था और इसीलिए मैंने उत्सुकता के कारण उससे पूछ ही लिया कि क्या बात है भाई साहब, क्या देख रहे हो। इसके बाद उसने मुझे वो वजह बताई जिस कारण वो ऐसा कर रहा था। उसने बताया कि जब मैंने अपने ऑफिस के बाहर ऑटो को रुकवाया था उसने मेरे पीछे एक लड़की को साफ साफ देखा था। उसकी हाइट मेरी जैसी ही थी और जैसे ही मैं ऑटो में बैठा वो मेरे साथ बैठ गई और उसने यहाँ तक कि उस लड़की को मेरे बराबर में बैठते हुए भी देखा। पर हैरानी की बात यह थी कि ना तो उसने उस लड़की को बीच में उतारा और ना ही उसने बीच रास्ते में कहीं ऑटो रोका। तो आखिर वो लड़की गई कहाँ? पहले तो मुझे लगा कि शायद इसने शराब पी हुई है इसलिए वो ऐसी बकवास बात कर रहा है, पर उसकी इस बात को सुनकर मैं उसके सामने ज़्यादा नहीं हंसा और मैंने बोल दिया कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, शायद आपको वहम हुआ होगा। जैसे ही वो वहां से गया मैं जोर जोर से हंसने लगा, पर उसके बाद जो चीज़ मैंने महसूस करी शायद मैं उसको आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे उस समय अकेले रोड पर चलते हुए ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे साथ चल रहा है। मुझे एकदम से ही काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा। मुझे इस बात पर पूरा यकीन हो गया कि मैं अकेला तो उस रात बिल्कुल भी नहीं था। उस रोड से अपने घर तक पहुंचने तक एक एक कदम चलते हुए मुझे ऐसा महसूस हो पा रहा था कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैं 2 बार पलट कर भी देखा पर मुझे कोई नहीं दिखा। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा मैंने एक बार और पीछे मुड़कर देखा, पर मुझे अब भी कोई दिखाई नहीं दिया। पर अब भी मुझे अंदर से लग रहा था कि कोई वहां पर है। घर के अंदर आने के बावजूद भी मुझे लग रहा था कि रोड के दूसरी तरफ शायद उधर कोई खड़ा हुआ है जो कि मुझे अंदर देख रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरीज। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको कोई स्टोरीज के सजेशन देने हैं तो आप कमेंट्स के जरिए दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय।